आइए अंदर आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे थे। आप यह वीडियो हमारी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि अपोस्टिल के सटीक तरीके क्या हैं। इस दस्तावेज का अपोस्टिल जल्द से जल्द कैसे करवाएं? चलिए शुरू करते हैं। अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो शायद आप जानना चाहते हैं कि कहां और कैसे जल्दी कर सकते हैं। सिंगल स्टेटस एफिडेविट या दस्तावेज अपोस्टिल, जिसे टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर रिकॉर्ड योग्य माना जाता है, इसकी लागत क्या होगी और अभी प्रोसेसिंग में कितना समय लगेगा, और हमारे साथ टेक्सास अपोस्टिल ऑन ऑर्डर देने के लिए आपको कौन कौन से सटीक कदम उठाने होंगे। टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट द्वारा गैर रिकॉर्ड योग्य दस्तावेज जैसे सिंगल स्टेटस एफिडेविट आप हमें ईमेल या फैक्स न करें। अपोस्टिल हेतु इसमें एक अपवाद है जिस पर हम आगे बात करेंगे। आपको मूल वेट इंक हस्ताक्षरित सिंगल स्टेटस एफिडेविट डाक से भेजना होगा या यहां जमा करना होगा। यह हमारे मुख्य ऑस्टिन टेक्सास कार्यालय में फोटोकॉपी नहीं हो सकती। दूसरा, सभी गैर रिकॉर्ड योग्य दस्तावेजों को टेक्सास नोटरी पब्लिक द्वारा सही तरीके से वेट इंक में नोटराइज किया जाना चाहिए। आपको केवल टेक्सास नोटरी का ही उपयोग करना होगा, किसी अन्य राज्य का नोटरी मान्य नहीं होगा। फिर किसी वकील या नोटरी को दस्तावेज में यह जुरर या स्वीकृति पाठ शामिल करना या संलग्न करना होगा, जैसा यहां दिखाया गया है। तो अगर आप सिंगल स्टेटस एफिडेविट लेटर प्राप्त करने की सोच रहे हैं, तो इसका कारण ये है कि आप किसी दूसरे देश में किसी से शादी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसे अलग-अलग देशों में कई अलग-अलग नामों से जाना जाता है। तो जैसा कि हम यहाँ कहते हैं, आपके पास किसी भी विदेशी देश के लिए जो भी सिंगल स्टेटस एफिडेविट लेटर हो, हम उसे बना सकते हैं। और ये कुछ उदाहरण हैं कि लोग इसे क्या-क्या कहते हैं। दुनिया भर में जिस संस्था से आप किसी दूसरे देश में डील कर रहे हैं, किसी विदेशी देश की सरकारी एजेंसी, वे इसे सिंगल स्टेटस एफिडेविट नहीं कह सकते। वे इसे सर्टिफिकेट ऑफ नो रिकॉर्ड ऑफ मैरिज, सर्टिफिकेट ऑफ फ्रीडम टू मैरी, एफिडेविट ऑफ मैरिजेबिलिटी, सर्टिफिकेट ऑफ सिंगलनेस, एफिडेविट ऑफ मैरिटल स्टेटस या सर्टिफिकेट ऑफ इम्पेडमेंट भी कह सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ फ्रीडम टू मैरी, एफिडेविट ऑफ बैचलरहुड, ये सभी इसके अलग-अलग नाम हैं। ये सब एक ही चीज़ है। बस आपको एक आधिकारिक कानूनी बयान देना है, जो कि एफिडेविट होता है, जिसमें आप यह बताते हैं कि आप अविवाहित, तलाकशुदा, विधवा, विधुर हैं, आपकी शादी कब हुई थी, आपकी जन्म तिथि, पासपोर्ट नंबर, इस तरह की जानकारी। और फिर आप इसे कुछ अन्य दस्तावेज़ों के साथ संभवतः अपना जन्म प्रमाण पत्र अपोस्टिल किसी दूसरे देश को देंगे। ये आपको उनके देश में उनके किसी नागरिक से शादी करने की अनुमति देगा। तो यही है जो आप करवाना चाह रहे हैं। यही एकमात्र कारण है कि आपको सिंगल स्टेटस एफिडेविट की ज़रूरत होगी। तो जो आपको करना है वह बेहद आसान और सरल है, जिसे आप इसी जगह पर कर सकते हैं। आप हमारे टेम्पलेट को बड़ी आसानी से कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। और बस इतना ही है। यह टेक्सास नोटरी जुरैट का शीर्षक है, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि यह उस पर हो। लेकिन ये सारा टेक्स्ट यहीं से शुरू होता है। और फिर ये सब इसे पूरा नहीं ले सकता। ये मुझे इसे पूरी तरह से हाइलाइट करने नहीं दे रहा है, लेकिन ये सब यहीं पर है। आपको बस इस पीडीएफ पर क्लिक करना है और इससे आपको वह सटीक टेम्पलेट मिल जाएगा, जिसे आपको नोटरी के सामने भरकर हस्ताक्षर करना होगा। बहुत सरल, और हमने इसे नोटरी और बाकी सभी के लिए सरल बना दिया है। तो यहाँ लिखा है, शपथ पत्र में आवेदक का पूरा कानूनी नाम लिखें। यह आपका नाम है। बहुत ज़रूरी। आपको अपना नाम बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसा आपके पासपोर्ट में है। तो आपके पासपोर्ट में जो भी पूरा नाम है, वही आपको यहाँ लिखना है। इस खाली जगह में यहीं पर आपको अपना नाम लिखना है, ठीक है? और फिर आपको तारीख लिखनी है, जिस भी तारीख को आप ये कर रहे हैं, ठीक है? आपका पता, आपका जन्म कब हुआ था, शहर, राज्य और देश। मैं किस देश का नागरिक हूँ। अगर आप संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, तो आप बस लिख दें, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसए, जो भी हो। पासपोर्ट नंबर यहाँ भरें, फिर चुनें अविवाहित, कभी शादीशुदा नहीं, तलाकशुदा या विधवा विधुर हूँ। तो अगर आप तलाकशुदा या विधवा विधुर हैं, तो आपको यहाँ तारीख लिखनी होगी, ठीक है? अगर आपने उस तारीख के बाद शादी नहीं की और अभी भी कुंवारे हैं, तो कुछ नहीं करना है। फिर अपना नाम यहाँ साइन करें, ध्यान रहे वैसे ही साइन करें जैसे प्रिंटेड है, क्योंकि दूसरा देश कह सकता है आपके पासपोर्ट पर जॉन जेम्स डो लिखा है ना? ये आपका पूरा कानूनी नाम है, पर आपने साइन किया जॉन डो, नहीं जेम्स। कोई विदेशी देश आपका हलफनामा ठुकरा सकता है, भले ही अपोस्टिल लगा हो, क्योंकि आपने सही साइन नहीं किया। भले ही आप आम तौर पर वैसा न करते हों, जैसे मैं भी कभी नहीं करता। ऐसी चीज़ों के मामले में आपको अपना नाम वैसे ही साइन करना चाहिए जैसा आपके पासपोर्ट में प्रिंटेड है, एहतियात के तौर पर। अगर आपके पासपोर्ट पर सिग्नेचर है, जैसा कि होना चाहिए, तो आपको अपना नाम वैसे ही साइन करना चाहिए। और अगर वह पढ़ने लायक नहीं है, तो बस ये सुनिश्चित करें कि आप बिल्कुल वही साइन करें जैसा आपके पासपोर्ट पर है। वे अब मिलान करने वाले हैं, वे आपकी फ़ोटो देखेंगे, वे आपका पासपोर्ट देखेंगे और कहेंगे, "ठीक है, यहाँ इनका पूरा कानूनी नाम है।" क्या इस दस्तावेज़ पर आपका पूरा कानूनी नाम है? हाँ, ठीक है। क्या सिग्नेचर वही है जो उनके रिकॉर्ड में है, जो कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट? ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, आपके पासपोर्ट के सिग्नेचर के बहुत करीब, और ये ठीक है।
तो इस तरह जब तक आपके पास आपका सिग्नेचर है और आपके पासपोर्ट पर छपा हुआ नाम यहाँ से मेल खाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ विदेशी देश इसे मना कर देते हैं अगर आप ऐसा नहीं करते। फिर जहाँ भी आप ये नोटरी करवा रहे हैं, वे वहाँ का काउंटी लिखेंगे। तो अगर आप ये काम ऑस्टिन, डलास, ह्यूस्टन, सैन एंटोनियो, एल पासो या फोर्ट वर्थ में कर रहे हैं, तो आपको उस काउंटी का नाम लिखना होगा जहाँ आप हैं। नोटरी यहाँ तारीख लिखेगा। ये ज़रूरी है क्योंकि वे अक्सर गलती करते हैं जिससे आपको आर्थिक नुकसान होता है। इसे दोबारा करवाने के लिए आपको हमें फिर से भुगतान करना पड़ेगा। यहीं पर लिखा है प्रिंट एफिएंट शपथकर्ता के हस्ताक्षर का नाम। आप ही एफिएंट हैं, ठीक है। आप ही एफिडेविट पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो उन्हें यहाँ आपका नाम प्रिंट करना होगा और ये बिल्कुल वैसे ही होना चाहिए जैसा आपके पासपोर्ट पर है। तो जहाँ नोटरी जुरैट में लिखा है, वहाँ बाय को यहाँ आपके द्वारा प्रिंट किए गए नाम से मेल खाना चाहिए और नोटरी अक्सर इसमें गलती कर देते हैं। वे वहाँ अपना नाम गलत डाल देंगे या वे आपका नाम डालेंगे, लेकिन आपका पूरा कानूनी नाम नहीं डालेंगे, जो आपके पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस पर है। बस ये देखें कि वे ऐसा ही करें और फिर नोटरी हस्ताक्षर करेगा। और फिर से बस यहाँ क्लिक करें और आप इस पूरे टेम्पलेट को डाउनलोड कर सकते हैं, फिर इसे प्रिंट करके अपना काम करवा सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। आप दस्तावेज नोटराइज करने के लिए टेक्सास ई नोटरी का उपयोग कर सकते हैं, जिसे ऑनलाइन या रिमोट नोटरी भी कहते हैं, जूम या वेब कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। अगर आप वर्तमान में टेक्सास या अमेरिका में नहीं रहते हैं, ऐसी स्थिति में आप हमारे संपर्क करें पेज का उपयोग करके अपना ई साइन और नोटराइज किया हुआ दस्तावेज अपलोड करके हमें भेज सकते हैं। आपको हमें कुछ भी मेल करने या ड्रॉप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पेज से हमारे संपर्क पेज पर जाने के 3 अलग अलग तरीके हैं। आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं या फिर आप यहाँ क्लिक कर सकते हैं। नीचे दिए गए बटन पर क्लिक करके हमारे टेक्सास अपोस्टल ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाएं। वहां ऑनलाइन फॉर्म भरें, उसे प्रिंट करें और फिर प्रीपेड फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल के साथ हमें ड्रॉप ऑफ या मेल करें। इससे हम आपके दस्तावेज आपको या दुनिया में किसी भी व्यक्ति को वापस भेज सकेंगे। और फिर से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नोटरीकरण का तरीका अपनाते हैं, तो आपको हमें कुछ भी मेल करने या ड्रॉप ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर आपको हमारे संपर्क करें पेज पर 3 अलग अलग दस्तावेज अपलोड करने होंगे। पहला है निश्चित रूप से वह ई नोटरीकरण दस्तावेज जो आपके पास है। दूसरा है आपके फेडेक्स या यूपीएस शिपिंग लेबल की पीडीएफ और तीसरा है हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज की पीडीएफ। तो जब आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर जाते हैं और सब कुछ भर लेते हैं, तो कंप्यूटर पर प्रिंट बटन दबाने के बजाय, यानी इसकी हार्ड कॉपी निकालने के बजाय, आप अपनी प्रिंटर सेटिंग्स में जाएंगे। वहां ड्रॉप डाउन मेनू में आपको सेव एज पीडीएफ का विकल्प दिखेगा, उसे चुनें और फिर बस इसे सेव कर लें। आपका प्रिंट फंक्शन प्रिंट के बजाय सेव होगा, ये पीडीएफ बन जाएगा। फिर आप उस पीडीएफ को हमारे संपर्क पेज पर अपलोड कर सकते हैं और इस तरह आप ये दुनिया में कहीं से भी कर सकते हैं। आपको कहीं उड़ान भरने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं ड्राइव या मेल करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से करना बहुत ही आसान है। अगला है दूसरा चरण, जो है शिपिंग निर्देश। ये दूसरा चरण है। मैं आपको दस्तावेज भेजने और उन्हें वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया और शिपिंग लेबल बनाने के बारे में विस्तार से बताऊंगा। यह इस पर निर्भर है कि आप राज्य, संघीय या दूतावास स्तर के दस्तावेज या अपोस्टिल प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, नॉन हैग देश के लिए आपको दस्तावेज वैधीकरण या एटेस्टेशन की पूरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। अगर यह वियतनाम या थाईलैंड के लिए जन्म प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण राज्य स्तर का दस्तावेज है, तो आपको इसे टेक्सास राज्य स्तर पर करवाना होगा, फिर यूएस विदेश विभाग और फिर उस देश के दूतावास में। और ये तीसरा चरण है। तो मैं आपको ये सब बताने जा रहा हूं कि आपको शिपिंग कैसे करनी है। तो अपने दस्तावेज हमें भेजने के लिए आमतौर पर केवल 2 तरीके होंगे। पहला, जो सबसे आसान तरीका है और जिसे हम 99% लोगों को सुझाते हैं, वह है ओवरनाइट भेजना या दस्तावेज ऑस्टिन पते पर मेल करें, जो अनऑर्डर फॉर्म के शिपिंग निर्देशों में है। या अगर आप ऑस्टिन में हैं, तो दस्तावेज खुद दे सकते हैं। फिर भी इससे प्रक्रिया तेज नहीं होती, जैसा हम तीसरे चरण में बताते हैं। इसे मेल करने या खुद देने से प्रक्रिया बिल्कुल भी तेज नहीं होती। ये वॉक इन सेवा नहीं है। आप यहाँ से तुरंत दस्तावेज या अपोस्टिल नहीं ले सकते। ये केवल टेक्सास सचिव कार्यालय D.C स्थित विदेश विभाग या संबंधित दूतावास से ही संभव है। और हम सभी लीगलाइजेशन अपने D.C कार्यालय में करते हैं। D.C में सभी विदेशी दूतावासों में, जहां दुनिया के 99% विदेशी दूतावास स्थित हैं, हम यह सब करते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अगर आप हमें अपने दस्तावेज मेल करने जा रहे हैं, तो कृपया पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल न करें। संयुक्त राज्य पोस्ट ऑफिस का उपयोग न करें। वे लगातार दस्तावेज खो देते हैं। हर साल वे किसी कारण से अरबों डॉलर का नुकसान करते हैं। वे अयोग्य हैं, वे भरोसेमंद नहीं हैं। उनका उपयोग न करें। अपने दस्तावेज हमें मेल न करें और न ही वापसी के लिए कहें, क्योंकि ट्रैकिंग बहुत खराब होती है। हम फेडेक्स की सलाह देते हैं, पर आप यूपीएस का उपयोग कर सकते हैं। यूरोप, दक्षिण अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका में DHL एक बहुत लोकप्रिय विकल्प है।
लेकिन फिर भी सबसे भरोसेमंद कौन है? हम सलाह देते हैं और हर दिन उन्हीं से शिपिंग करते हैं। हम हर साल हज़ारों दस्तावेज़ भेजते हैं। हमारे क्लाइंट 6 महाद्वीपों में हैं, सिवाय अंटार्कटिका के, फेडेक्स। वे अब तक सबसे भरोसेमंद हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके दस्तावेज़ ना तो खराब हों और ना ही खो जाएँ, तो वे सबसे भरोसेमंद हैं। और अगर आप दस्तावेज़ भेज रहे हैं, तो वे सबसे सस्ते भी हैं, अमेरिका में, अब तक। एक उदाहरण देता हूँ, हम ऑस्टिन, टेक्सास से अपने D.C कार्यालय में शिपिंग करते हैं। ये टेक्सास के बीचों बीच है, पूरे देश के पार। अटलांटिक महासागर से वॉशिंगटन D.C कार्यालय तक फेडेक्स से 2 दिन में दस्तावेज भेजने में हमें $10 और 95 सेंट खर्च होते हैं कार्यालय में। अगर हम यूपीएस का इस्तेमाल करें, वही समय लगेगा, लेकिन खर्च $40 से ज़्यादा होगा। अगर हम पोस्ट ऑफिस का इस्तेमाल करें, तो खर्च $20 से भी ज़्यादा, लगभग $23 होता है, यानी दोगुना से भी ज़्यादा। तो अगर आप दस्तावेज भेज रहे हैं, तो फेडेक्स का इस्तेमाल करना यूपीएस और पोस्ट ऑफिस की तुलना में कहीं ज़्यादा सस्ता है। अगर आप इसे रातों रात या 2 दिन में जल्दी भेजना चाहते हैं, तो ज़्यादातर लोग यह नहीं जानते। ये तभी है जब आप फेडेक्स वन विकल्प का उपयोग करते हैं, और हमारे शिपिंग पेज के वीडियो में इसे विस्तार से समझाया गया है। मैं इसे समझाता हूँ। तो ये वे लिंक हैं जिन पर आपको क्लिक करना है। तो ये एक लंबा वीडियो होगा, लगभग 15 से 20 मिनट का एक और वीडियो। ये आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताएगा जो फेडेक्स या यूपीएस अपनी वेबसाइट पर नहीं बताते। हमारे पास स्क्रीनशॉट्स और वीडियो हैं, जिनके ज़रिए विस्तार से बताया गया है कि fedex.com या ups.com पर कहीं से भी प्रीपेड रिटर्न शिपिंग लेबल कैसे बनाएँ। आप दुनिया में कहीं भी रहते हों, आप बड़ी आसानी से ऑनलाइन प्रीपेड शिपिंग लेबल बनाकर उसे प्रिंट करके हमें भेज सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो पीडीएफ वे आपको देते हैं, उसे ईमेल कर सकते हैं। यह सिर्फ पीडीएफ होना चाहिए। आप शिपिंग लेबल वर्ड, जिफ, जेपेग या अन्य फॉर्मेट में नहीं दे सकते। आपको वही ओरिजिनल पीडीएफ चाहिए जो यूपीएस और फेडेक्स लेबल के साथ देते हैं। इन लिंक्स पर क्लिक करें। ये वीडियो और स्क्रीनशॉट्स के साथ आपको हर जगह ये कैसे करना है, इसकी प्रक्रिया समझाएंगे। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेज रहे हैं, तो आपको आमतौर पर जिसे कस्टम्स इनवॉइस कहते हैं, उसकी ज़रूरत होगी। रसीद कहते हैं, वह बनानी होगी। ये आपको करना ही होगा। आप इनमें से इस वाले पर क्लिक करें, फेडेक्स के लिए या यूपीएस के लिए, और हमारे पास आपके लिए पहले से भरा हुआ एक टेम्पलेट है, जिसे आपको बस पूरा करना है। और फिर अपना नाम और तारीख लिखें और उस पर तारीख डालें, बस इतना ही। ये आपके लिए पहले से ही तैयार है। फिर भी देश के अनुसार आम तौर पर इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हम हमेशा एहतियात के तौर पर इसे करते हैं। हम इसकी सलाह देते हैं अगर आप अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग कर रहे हैं, यानी जब आप अमेरिका से किसी दूसरे देश में दस्तावेज़ भेज रहे हों। उदाहरण के लिए, मेक्सिको को इसकी ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन दुनिया के बाकी कई देशों में नियम काफ़ी सख्त हैं। कस्टम्स तक पहुंचने के लिए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास दस्तावेज हों। और फिर एक और बड़ी बात यह है कि आप शिपिंग लेबल पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। मैं खुद को दोहरा रहा हूं। आप हमारे नाम, फ़ोन नंबर, पता, इनमें से कुछ भी अपने शिपिंग पर नहीं डाल सकते जब हम इसे आपको वापस भेज रहे हैं, यानी जब यह आपके पास भेजा जा रहा है। तो हमने आपके दस्तावेज़ का अपोस्टिल कर दिया है, और अब आप चाहते हैं कि ये आपको वापस भेजा जाए, या किसी लॉ फ़र्म को, या किसी दूसरे देश में, या किसी दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी, कंपनी या सरकारी संस्था को। आप इसे जहाँ भी भिजवाना चाहते हैं, आप खुद एक प्रीपेड शिपिंग लेबल बना रहे हैं, ठीक है? आप ही इम्पोर्टर हैं और आप ही शिपर हैं, तो आप उस पर हमारा नाम नहीं डाल सकते। क्योंकि अगर ये कस्टम्स से होकर जाता है, तो हमें उसका बिल आएगा, और हमें इसके लिए सैकड़ों डॉलर का बिल आता है। ये हमारा नहीं है, इसलिए अगर आप उस पर हमारा नाम डालते हैं, तो हम आपके दस्तावेज़ आपको वापस नहीं भेजेंगे। ठीक है? इसे ऐसे सोचिए जैसे आप किसी को एक लिफ़ाफ़ा भेज रहे हैं, जिसमें ऊपर बाईं ओर अमेरिका में आप रिटर्न सेंडर का पता डालते हैं। मतलब अगर आपने जिस पते पर भेजा है वो गलत है और पोस्ट ऑफिस उसे डिलीवर नहीं कर सकता, तो वे वो डाक आपको वापस भेज देंगे। यही हम आपसे माँग रहे हैं। आप बस उस पर हमारा पता नहीं डाल सकते, आपको कोई भी पता डालना होगा। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। आप अपने दोस्त, परिवार के सदस्य, सहकर्मी या किसी व्यवसाय का पता डाल सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस आप उस पर हमारी जानकारी नहीं डाल सकते। फिर से, आप बस अपनी जानकारी डाल सकते हैं, लोग यही करते हैं। आप अपना पता भेजने वाले और पाने वाले दोनों में डाल सकते हैं। मान लीजिए आप इसे यूरोप भेजना चाहते हैं और आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अमेरिका में है, आप उनका पता इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तब है जब आपका डॉकिंग वापस आता है, तो उन्हें इसे भेजने के लिए एक पते की ज़रूरत होती है। या अगर यह कस्टम्स से गुजरता है, तो शुल्क या बिल के लिए उनके पास पता होना चाहिए। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारा पता नहीं डाल सकते, ये आसान है। और फिर से इन दोनों में आप इस पर क्लिक करें, हम बताएँगे कि इसका क्या मतलब है और इसे कैसे करना है। जब आप फेडेक्स या यूपीएस पर जाते हैं, जब आप ऑनलाइन ये कर रहे होते हैं, तो वे पूछेंगे ये कहाँ से भेजा जा रहा है। आप बस हमारा पता या फ़ोन नंबर वहाँ नहीं डाल सकते। ये बहुत आसान है। लोग ये हर दिन करते हैं। लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, आप कर सकते हैं। बस तरीका सही अपनाएँ, हमारे निर्देश मानें, ऑनलाइन करें। फेडेक्स या यूपीएस स्टोर में ये करने की कोशिश न करें, क्योंकि अक्सर वहाँ के लोग नहीं जानते कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। आप इसे ऑनलाइन कर सकते हैं। हम हर दिन पूरी दुनिया में ये काम करवाते हैं। आप ऑनलाइन लेबल बना सकते हैं, हमारा पता इस्तेमाल किए बिना, क्योंकि फिर से
आप ऑनलाइन लेबल बना रहे हैं और आप ही इसके लिए भुगतान कर रहे हैं, हम नहीं। हम तो बस आपके लिए फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल में इसे जमा करवा रहे हैं। तो आप हमारा पता नहीं डाल सकते, क्योंकि फिर हम तकनीकी रूप से फेडेक्स, यूपीएस या डीएचएल की नज़र में फिर हम ही आयातक बन जाते हैं, हम ही शिपर बन जाते हैं। क्या आप देख रहे हैं कि सारी ज़िम्मेदारी, कानूनी ज़िम्मेदारी हमारी कंपनी पर आ जाती है और हमारी कानूनी नीति, हमारी कंपनी की नीति, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए शिपिंग लेबल पर हमारा पता ना डालें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम इसे बिल्कुल शिप नहीं करेंगे। हम आपसे संपर्क करके कहेंगे कि आपको हमें एक नया शिपिंग लेबल भेजना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऑर्डर पर हमारा पता, फ़ोन नंबर या नाम नहीं होना चाहिए। अगर ये खासकर विदेश जा रहा है तो हम इसे वापस नहीं करेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप समय की कमी में हैं और आपको ये एटकिंस वापस चाहिए, इससे देरी हो सकती है, शायद आपको नया लेबल भेजने में कई दिन लग जाएँ, मैं आपसे संपर्क कर रहा था। तो कृपया इन निर्देशों का पालन करें और इस प्रीपेड शिपिंग लेबल पर हमारा नाम, पता या फ़ोन नंबर ना डालें। तो हाँ, शिपिंग के बारे में मूल रूप से इतना ही है। ये फिर से बहुत आसान है। अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो बस हमें दे दें। सुनिश्चित करें कि आप हमें भी दस्तावेज़ दे सकते हैं। आप प्रीपेड शिपिंग लेबल दें और हम सामान लौटा देंगे। आप हमें मिलते या मेल नहीं करते, बस सामान छोड़ जाते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम उन्हें आपको वापस मेल करें। बहुत से लोग ऐसा भी करते हैं। तो आप ऑनलाइन जाकर अपना शिपिंग लेबल बनाते हैं और जब आप हमारे ऑस्टिन लोकेशन पर आते हैं, तो आप अपने दस्तावेज़ छोड़ देते हैं और फिर उसी दिन, अगले दिन, 2 दिन बाद, जैसा कि हमने तीसरे चरण में बताया है, विदेश मंत्री को इन्हें जारी करने में कितना समय लगता है, या फिर संघीय सरकार या दूतावास को, तो हम इसे आपको वापस भेज देंगे। बस इतना ही। धन्यवाद। ये तीसरा चरण है। मैं आपको हमारी मौजूदा मूल्य सूची के बारे में बताऊँगा। और अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो हमारी वर्तमान प्रोसेसिंग समय सीमा, जो आज 30 नवंबर 2025 की तारीख की है, वही लागू रहेगी। तो अगर आप हमें दस्तावेज़ देने आ रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा? आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा, फिर उसे प्रिंट करके लाना होगा। आपको यहाँ नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा, ठीक इसी जगह पर जहाँ लिखा है, यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने से आप हमारे ऑर्डर फॉर्म पेज पर पहुंच जाएंगे और वही फॉर्म आपको ऑनलाइन भरना है और फिर उसे प्रिंट करना है। और वहाँ एक और वीडियो है जिसमें हम बताएंगे कि ऑर्डर फॉर्म कैसे भरना है और बाकी सारी जानकारी भी देंगे। तो अगर आप हमें अपने दस्तावेज डाक से भेजने वाले हैं, जैसा कि ज़्यादातर लोग करते हैं, तो आप हमारा ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करें और उसे अपने दस्तावेज़ों के साथ, जैसा कि हमने स्टेप 2 में बताया है, हमें भेज दें। अगर आप अपने दस्तावेज़ हमें खुद आकर देने वाले हैं, तो इससे प्रक्रिया तेज़ नहीं होती और मैं इसके बारे में आगे बताऊँगा। अगर आप हमारे ऑस्टिन ऑफिस में दस्तावेज जमा कराने आ रहे हैं, जो कि हमारा एकमात्र स्थान है, न ह्यूस्टन, न डलास, सिर्फ ऑस्टिन ऑफिस, तो आप अपने दस्तावेज वहीं जमा करा सकते हैं। तो अगर आप ऑस्टिन क्षेत्र में रहते हैं, तो आपको हमारा ऑन ऑर्डर फॉर्म प्रिंट करना होगा और उसे अपने दस्तावेजों के साथ लाना होगा। और अब मैं हमारे कार्टून ऑफ टाइम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसी दिन की सेवा के लिए, इसका मतलब है कि हम आपके कानूनी दस्तावेज टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास फाइल करेंगे। अगर हमें आपके दस्तावेज दोपहर 12 बजे तक मिल जाते हैं, सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम, सोमवार से शुक्रवार तक, किसी भी प्रमुख संघीय या राज्य अवकाश को छोड़कर, तो जब भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का दफ्तर खुला हो और वे वास्तव में सिर्फ संघीय और राज्य अवकाशों से ज्यादा दिनों के लिए बंद रहते हैं, जैसे इस साल 4 जुलाई के लिए, वे 4 जुलाई के बाद वाले सोमवार को भी बंद थे। वह कोई संघीय अवकाश नहीं था और इस हफ्ते बुधवार को थैंक्सगिविंग से पहले वे बंद थे और वह भी कोई संघीय अवकाश नहीं था, या ब्लैक फ्राइडे, उस दिन भी वे बंद रहते हैं। ये कोई सरकारी छुट्टी नहीं है, पर वे बंद हैं। इस हफ्ते वे 3 दिन बंद हैं और क्रिसमस पर भी 3 दिन बंद रहेंगे। उन्होंने क्रिसमस ईव से 1 दिन पहले ही घोषणा कर दी है। क्रिसमस ईव कोई संघीय अवकाश नहीं है। बंद रहने पर हम आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर पाएंगे। बस इसे जान लें। टर्न अराउंड समय का ध्यान रखें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफिस खुलने तक कोई भी कंपनी आपके दस्तावेज फाइल नहीं कर सकती। मैं बस ये साफ करना चाहता हूँ, अगर हमें आपके दस्तावेज सोमवार से शुक्रवार, जब वे खुले हों, दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम तक मिल जाते हैं, तो हम गारंटी देते हैं कि उन्हें टेक्सास राज्य में फाइल कर देंगे। फिर उनकी टर्न अराउंड समय सीमा के अनुसार ये बदलती रहती है। हम इसका नियंत्रण नहीं करते। कोई कंपनी या व्यक्ति यह तय नहीं कर सकता कि वे कितनी जल्दी इन्हें प्रोसेस करेंगे। अभी के लिए, और हम इसे हर महीने बदलते हैं। जैसे अभी कुछ घंटों में ये दिसंबर 2025 में बदल जाएगा। तो अगर आप ये वीडियो 2026 या 2027 में देख रहे हैं, तो इस वीडियो में जो भी जानकारी दिख रही है, उसे भूल जाइए। इस पेज पर लिखा हुआ समय ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का वर्तमान टर्न अराउंड टाइम है। मैं इसे उदाहरणों से समझाऊंगा। अभी नवंबर 2025 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपोस्टिल जारी करने में 0 से 2 कार्य दिवस लगते हैं। और मैं समझाने जा रहा हूं कि 0 दिन का क्या मतलब है। ठीक है।
तो हम यहाँ कुछ परिदृश्य देते हैं। अगर हमें आपका कागजात डाक द्वारा या दोपहर 12 बजे तक ड्रॉप ऑफ के जरिए मिल जाता है, तो हम आपके दस्तावेज फाइल कर देंगे। फिर यह संभव है लेकिन निश्चित नहीं है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट उसी दिन आपका अपोस्टिल जारी कर सकता है। तो समान दिन का मतलब है शून्य, यानी हम आपके दस्तावेज को उसी दिन दोपहर या उससे पहले प्राप्त कर लेंगे। हम उसी दिन इसे फाइल कर देंगे और वे संभवतः उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं और हम उसी दिन आपको वापस मेल कर देंगे। यही शून्य दिन है। या फिर हमारे फाइल करने के बाद उन्हें आपको जारी करने में 2 कार्य दिवस तक भी लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हमारे उदाहरण समझाने जा रहा हूँ। तो परिदृश्य 1, हमें आपके दस्तावेज सोमवार को हमारे दोपहर 12 बजे सेंट्रल स्टैंडर्ड टाइम कट ऑफ समय से पहले या उसी समय मिल जाते हैं और फिर हम उसी दिन इसे फाइल कर देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आपके दस्तावेजों पर या तो उसी दिन अपोस्टिल जारी कर देंगे, जो कि शून्य दिन है। अगले कार्य दिवस में भी वे ये कर सकते हैं, जो 1 या 2 कार्य दिवस हो सकते हैं। तो सबसे खराब स्थिति में आपको यह बुधवार को मिलेगा और उसी दिन आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। तो ये सबसे अच्छा मामला है अगर हमें आपका दस्तावेज 12 बजे तक मिल जाता है। ठीक है, दूसरा उदाहरण ये है कि अगर हमें आपका दस्तावेज दोपहर 12 बजे के बाद मिलता है सेंट्रल टाइम के अनुसार, तो अगर आप हमें मेल करते हैं और हमें ये 2-3 बजे दोपहर में यूपीएस, फेडेक्स या डीएचएल से मिलता है, या आप इसे हमारे ऑफिस में 2:34 बजे छोड़ते हैं, 4:55 पर कुछ लोग ठीक 5 बजे से पहले दस्तावेज छोड़ जाते हैं। उसी सोमवार को हम इसे फाइल करेंगे, फिर हम इसे अगले दिन ही फाइल कर सकते हैं। हम इसे अगले कार्य दिवस पर फाइल करेंगे और फिर वे उसी दिन इसे जारी कर सकते हैं। ये शून्य दिन है। वे इसे अगले कार्य दिवस 1 दिन या 2 कार्य दिवसों में जारी कर सकते हैं। सबसे खराब स्थिति में हम इसे लेकर उसी गुरुवार को आपको वापस मेल कर सकते हैं। अगर हमें आपका दस्तावेज सोमवार को मिलता है, चाहे वह दोपहर से पहले मिले या बाद में, यह बुधवार या गुरुवार तक हो जाएगा। जब तक कोई ज़ॉम्बी प्रलय, ओआरसी विद्रोह या एलियन हमला ना हो, सोमवार को भेजने पर यह गुरुवार तक आपको वापस मेल कर दिया जाएगा। सबसे अच्छी स्थिति में यह सोमवार को भी आपको वापस मेल किया जा सकता है। तो बस इसे एक बार फिर से समझ लेते हैं और मैं इस बात पे जितना जोर दूं उतना कम है। अगर आप हमारे मुख्य कार्यालय ऑस्टिन में आकर अपने दस्तावेज जमा करते हैं, बजाय इसके कि आप उन्हें मेल करें, तो भी प्रक्रिया में कोई तेजी नहीं आती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें दस्तावेज ड्रॉप ऑफ के जरिए मिलते हैं या मेल से, दोपहर से पहले या बाद में, समय वही रहेगा। कई लोग हमारी वेबसाइट पढ़े या संपर्क किए बिना ही आ जाते हैं, ये सोचकर कि काम उसी दिन हो जाएगा, पर यह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर निर्भर है। वे तय करेंगे कि वे इसे उसी दिन जारी करेंगे, अगले दिन या 2 दिन बाद। तो कृपया, जब तक आप ऑस्टिन क्षेत्र में नहीं रहते, ये प्रक्रिया को तेज नहीं करता। बस अपने दस्तावेज हमें ओवरनाइट भेज दें, जैसा कि हम स्टेप 2 में बताते हैं कि कैसे करना है। और ये कीमतें आज की तारीख के अनुसार हैं। ये कीमतें आने वाले सालों में या समय के साथ बदल सकती हैं। वीडियो की बातों के बजाय यहाँ दी गई जानकारी का ही पालन करना बेहतर होगा। जो भी यहाँ लिखा है, ठीक यहाँ इस समय जो भी लिखा है, वही वर्तमान कीमत है। तो पहले दस्तावेज के लिए अगर आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से एक दस्तावेज का अपोस्टिल करवाना है, तो इसकी कीमत $95 है और इसमें सभी फाइलिंग फीस शामिल हैं। तो आपको हमें कोई चेक या मनी ऑर्डर या कैशियर का चेक नहीं भेजना है। आपको राज्य की फाइलिंग फीस के लिए हमें पैसे नहीं भेजने हैं और आपको कागजी कार्रवाई भी नहीं करनी है। आपको हमें राज्य का फॉर्म नहीं भेजना है। हमारे पास अपने खुद के फॉर्म हैं और हम फाइलिंग फीस का भुगतान करते हैं। तो ये सिर्फ $95 है, बस इतना ही। कोई टैक्स नहीं है। ये सिर्फ $95 फिक्स है। बस आपको यही देना है। और अगर दस्तावेज 1 से अधिक हैं, तो इसमें छूट मिलती है और ये आपके लिए एक आसान सा चार्ट है। एक के $95 हैं और 2 अपोस्टिल्स के ज़्यादा लगेंगे और ये एक ही समय पर है। तो ये एक 170, 3 के लिए 245 और इसी तरह आगे है। तो ये मौजूदा कीमतें हैं। हमारे पास बस यही है और फिर कोई भी अतिरिक्त दस्तावेज $75 प्रति दस्तावेज है। और फिर जब आप ऑर्डर करने के लिए तैयार हों, तो बस इस बटन पर क्लिक करें और ये आपको हमारे टेक्सास अपोस्टल्स के ऑर्डर फॉर्म पेज पर ले जाएगा। और फिर से, ये केवल टेक्सास के लिए है। ये संघीय मूल्य निर्धारण या कॉर्पोरेट मूल्य निर्धारण टेक्सास कॉर्पोरेट दस्तावेजों के अपोस्टिल या दूतावास शुल्क के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से केवल टेक्सास सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और टेक्सास दस्तावेजों के लिए है। तो वे दस्तावेज जो टेक्सास के नोटरी द्वारा नोटरीकृत किए गए हों, या वे दस्तावेज जो टेक्सास की किसी संस्था जैसे शहर, राज्य, काउंटी या राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए हों। मैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह लाइसेंस, तलाक का आदेश, आपराधिक रिकॉर्ड, चेक, ड्राइविंग लाइसेंस, पावर ऑफ अटॉर्नी और इस तरह की चीजें टेक्स्ट मैसेज के जरिए भेज सकता हूं। तो ये तीसरा चरण है। धन्यवाद।